वक्त की पाबंदियों से आगे बढ़कर जब कोई परिंदा आपके मुंडेर पे आकर सुरीली सदा देने लगे, कोई लाचारी, कमसिनी, मजबूरी या कोई बंदिशों से आगे की सोच रखता हो और अपनी मंजिल पाने की खातिर अपनी ताकत से कहीं ज़्यादा मेहनत करता हो, तो आप ये मानकर चले कि कामयाबी यकीनन उसके कदम चूमेगी। ज़िंदगी में मंजिल पाने की तलब और ईमानदारी हो तो इंसान कामयाबी की दहलीज पे पहुंच ही जाता है, और तब जाकर उसकी कामयाबी कभी न ख़त्म होने वाली दास्तां उसे गले लगाती है और उसके माथे पे एक हसीन बोसा देती है। उसी कड़ी में डीडी उर्दू लेकर आया है आपका पसंदीदा शो हौसलों की उड़ान, और मैं सोनम गिल आपकी मेज़बान। तो चले आए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे बाकमाल शख्सियत से जिन्होंने ख़ुद को इस मुआशरे के सामने नज़ीर पेश किया है। डॉक्टर संदीप मारवा जी, नमस्कार। नमस्कार। संदीप जी, आपका तहे दिल से इस्तकबाल है हमारे शो में। बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे पास आए हैं। मुझे शुक्रिया करना चाहिए आपका, आपने मुझे अपने चैनल में बुलाया। संदीप जी, जैसा कि हम जानते हैं कि आप फाउंडर है नोएडा फिल्म सिटी सेंटर के, और आप चांसलर है ऑफ AAFT एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न, जो कि विश्व में टॉप 10 बेस्ट फिल्म इंस्टीट्यूट्स में शुमार होता है, और आप मारवा स्टूडियोज़ के चेयरमैन भी हैं। अब आप हम जब ये आपके बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराते तो हमें बहुत खुशी होती कि देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू डू, लेकिन यहाँ तक पहुँचने का आपका जो सफ़र था, सबसे पहले हम आज उसके बारे में जानना चाहेंगे कि कब आपको रियलाइज़ हुआ कि आपका इंटरेस्ट फिल्म और टेलीविज़न की तरफ है। मुझे तो आपने वो सारी बातें याद दिला दी एक ही वाक़ये में कि जब 1978 में मैं थिएटर कर रहा था तो दिल्ली में थिएटर भी बहुत लिमिटेड था जी। और लेकिन मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के साथ उनके रेपेट्री के साथ जुड़ा रहा, और हम लोगों ने बहुत सारे थिएटर दिल्ली के मंच से और दिल्ली के बाहर आसपास स्टेट्स में हमने प्रदर्शन किए। लेकिन थिएटर से भूख नहीं मिट रही थी, और शायद यही वजह थी कि एक कदम आगे ले जाना चाहता था, तो मुझे सहारा लेना पड़ा हमारे अपने दूरदर्शन का। और यहाँ दूरदर्शन के छोटे छोटे कार्यक्रम जो उन दिनों में मिला करते थे या जो बना करते थे, उनमें हम लोगों ने भाग लिया। तो एक तौर और तरीका थिएटर से हटके कैमरे की तरफ का रुख बन पड़ा। वहाँ से भी चैन तो नहीं आया था, और वहाँ से मैं मुंबई गया। मैंने उस वक्त 3 फिल्में साइन की थी लीड रोल में, लेकिन अनफॉर्चुनेट था कि जो प्रोड्यूसर उन फिल्मों को प्रोड्यूस करना चाह रहे थे उनका स्वर्गवास हो गया, और शायद यही वजह थी कि मुझे मुंबई से लौटना पड़ा और मैं दिल्ली वापस आ गया। ये 7-8 साल मैं क्रिएटिव आर्ट्स को दे चुका था, और 1986 में मुझे ये सपना आया, ये सोच आई कि हम सबको दिल्ली से मुंबई की तरफ भागने की क्या ज़रूरत है, कुछ ऐसा होना चाहिए जो दिल्ली में हो। और शायद वहीं से ये ख्याल पैदा हुआ, और एक फिल्म सिटी की योजना मैंने तैयार की, कागज़ पे ही थी, और मैं तकरीबन सभी बड़े दफ्तरों में, चाहे वो मंत्रालय था, चाहे वो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन था, NDMC था, MCD था, या जितने भी LNDO था, इन दफ्तरों में गया, लेकिन किसी को वो फिल्म सिटी का कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा था। शायद हर शख्स की सोच से बाहर था और उनकी औकात से शायद बड़ा नज़र आता था। लेकिन ये मेरा फिर सौभाग्य था कि मैं नोएडा के चेयरमैन को मिला, और उन्होंने मुझे बताया कि हमारे पास ज़मीन भी है और हमें नए प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत भी है, और शायद वो दाल गलनी थी। समय आ गया था मेरी मेहनत सफल होने का। मैंने एक शानदार प्रोजेक्ट तैयार किया, नोएडा अथॉरिटी को दिया, और फिर उसके बाद नो लुकिंग बैक। 1 साल लगा मुझे परस्यू करने में। 86 दिसंबर की मुझे बात याद है, और 87 दिसंबर में जाकर प्रोजेक्ट पास हुआ, और सडनली पूरा रुख, पूरी सोच, पूरा जो है विजन बदल गया, और नोएडा फिल्म सिटी सरकारी दफ्तरों में पास हो गई। क्या बात है। नोएडा का अब सिर्फ पास होना जो है वो एक मुझे लगता है कि कामयाबी नहीं थी। तो वो उसके लिए परस्यू करना, फिर लोगों को लाना, अथॉरिटी से मिलवाना, बहुत सारे लोगों ने इच्छाएं जाहिर की लेकिन पहुंच नहीं सके। कुल मिलाकर पहले 6, फिर 12, और अब मिलाकर करीब 16
ऐसे लोग रहे जिन लोगों ने वहाँ ज़मीनें ली, स्टूडियो बनाए और वहाँ पर मेरे साथ मिलकर फिल्म, टीवी, मीडिया, आर्ट और कल्चर का ये एक बहुत बड़ा स्थान बन चुका है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि नॉर्मली यही होता था पहले, जैसे आपने कहा दिल्ली में जब इस तरह के सेंटर्स या ट्रेनिंग स्कूल्स नहीं थे एक्टिंग के हवाले से, तो वी हैड टू मूव टू वेस्ट, अक्सर मुंबई जाना होता था। दो लाइनें मुझे याद आती हैं कि रास्तों की दिलकशी अपनी जगह, जी। चलने वालों की भी मर्जी चाहिए, यूं तो महफिल में हम पढ़ते रहे, सुनने वालों की भी मर्जी चाहिए, और लाख आंसू इश्क भी रोए तो क्या, आसमानों की भी मर्जी चाहिए। क्या बात है। तो आपकी सोच होनी चाहिए, आपका विजन होना चाहिए, लेकिन उसके लिए सख्त मेहनत, भाग दौड़ी और जिसे कहते हैं ना हट गोडे तोड़ना, वो बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर कामयाबी नहीं मिल सकती। नहीं मिल सकती है, बिल्कुल। और ये भी बताएगा संदीप जी, जैसे आपने बातों बातों में जिक्र किया कि फिल्म सिटी जब बन गया सिर्फ वो एक डेस्टिनेशन नहीं है, जैसे आपने पहले भी ये कहा है कि सक्सेस जो है वो डेस्टिनेशन नहीं है, वो एक मुसलसल एक जर्नी है। बाज़ दफ़ा हम में बहुत लोगों को ये होता है कि हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, दैट इज़ एवरीथिंग, है ना, बस पहुँच गए, तो उसके बाद फिल्म सिटी मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जिस सपने को बहुत सारे लोगों ने इनिशियल स्टेज पे रिजेक्ट किया, आज फिल्म सिटी जो है वो दुनिया की सबसे तेज दौड़ती हुई फिल्म सिटी है। ये 100 एकड़ का कॉम्प्लेक्स है, 75 एकड़ आउटडोर, 25 एकड़ इंडोर, 16 स्टूडियो, और 16 स्टूडियो में से तकरीबन 350 चैनल 162 देशों में 24/7 प्रसारित हो रहे हैं। करीब 17,000 आदमी इस कैंपस के अंदर 8 घंटे की 3 शिफ्ट में काम करता है, और करीब 1.5 लाख आदमी अपनी रोजी रोटी कमाता है किसी एक या दूसरे धंधे को जोड़कर इस फिल्म सिटी की वजह से। अब आज जब लोग मुझे नोएडा फिल्म सिटी का फाउंडर कहते हैं तो बहुत खुशी होती है। बहुत खूबसूरत बात आपने शेयर की। और ये भी बताइएगा सर कि आप 127 ऑर्गेनाइजेशंस के चेयरमैन हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। उसके ऊपर आपको 1500 अवार्ड से नवाजा गया है, जो कि इंटरनेशनल नेशनल लेवल दोनों पे हैं। एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो इंसान को अपनी ज़िंदगी में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड एस्टेब्लिश करने में इतना वक्त लगता है। आपने आई थिंक यू हैव एस्टेब्लिश्ड मेनी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जिसमें अभी 10th वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी बना है। उसके बारे में ज़रा बताएं कि जब आपने शुरू किया था, कि आपको ज़रा भी अंदाज़ा था कि आज आप यहाँ तक पहुँचेंगे? मैंने तो एक चीज़ सीखी है कि जी जहाँ लगन होती है, उम्मीद होती है, जोश होता है, मोहब्बत होती है, अपने काम के प्रति जिज्ञासा होती है, तो कामयाबी ज़रूर मिलती है। और मैंने हकीकत ये है कि मैंने ये नहीं सोचा था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हमारा नाम होगा, 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएंगे। और इसमें सबसे मज़े की बात तो ये है कि तकरीबन 86 देशों की सरकारों ने हमें अपना कल्चर एम्बेसडर नियुक्त किया है, जो अपने आप में एक बहुत अजीब और गरीब सा रिकॉर्ड बना। क्योंकि अगर किसी को एक सरकार अपना कल्चर एम्बेसडर नियुक्त कर लेती है तो मैं समझता हूँ उसके लिए बहुत होता है। 86 सरकारों ने हमें कॉन्फिडेंस दिखाया। मैं तो भारत सरकार का भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे 5 मंत्रालयों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई डेजिग्नेशन सरकार ने दी है, और मैं अपनी जिंद और जान से उन मंत्रालयों में जितना भी खूबसूरत तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। मेरे पास शायद एक रिकॉर्ड और ना बन जाए, क्योंकि मैं एकमात्र ऐसा शख्स रहा मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का जिसके पास 72,000 घंटे का फिल्म और टेलीविज़न का रिसर्च का एक्सपीरियंस है। क्या बात है। और ये शायद हो सकता है मुझे ये बन ही जाएगा अगली बार दर्ज करना बिल्कुल, पड़ेगा। बिल्कुल तो हम लोग क्या लगे हुए हैं, करते चले जा रहे हैं। कर्म किए जा फल की चिंता मत कर रहे इंसान, और जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। मैंने इसी में विश्वास किया है, और शायद यही वजह है कि काम इतना ज़्यादा हो गया कि लोग मजबूर हो गए उसे वर्ल्ड रिकॉर्ड कहने के लिए। हमारे सारे रिकॉर्ड जो हैं वो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में दर्ज हैं। मैं एकमात्र ऐसा हिंदुस्तानी हूं जिसे 9 दफ़ा ब्रिटिश पार्लियामेंट में नवाजा गया है। मुझे 8 दफ़ा हंगरी सरकार ने और हंगरी के फिल्म इंडस्ट्री ने नवाजा है। इस तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जुड़ती चली जा रही हैं। हमारे जो फेस्टिवल्स हैं, जो हम लोग यहाँ पे फेस्टिवल करते हैं नोएडा फिल्म सिटी में, वो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर नए मकाम हासिल किए हैं। और
काम करने से हम लोग नहीं जी, घबराते। बिल्कुल। और शायद यही संदेश मैं उन तमाम लोगों को देना भी चाहता हूँ जी। कि मेहनत करिए। अगर शौक है आपको फिल्म, टेलीविज़न, मीडिया के साथ जुड़ने का, तो ये है तो बहुत लुक्रेटिव, बहुत अट्रैक्टिव, जी। बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग, बहुत ज़्यादा इसमें जो है शोहरत, नाम, शोहरत, नाम, इज़्ज़त, पैसा, मान, मर्यादा मिल सकता है। जी। लेकिन ये जो ट्रेड है उतनी ही मेहनत मांगता है, उतनी ही आपकी ये इन्वॉल्वमेंट मांगता है, तब जाकर कामयाबी हासिल होती है। बिल्कुल। लव, पीस और यूनिटी को प्रमोट करते हैं। आप हमेशा कहते हैं कि आई स्टैंड बाय द प्रिंसिपल, जो कि मैंने सुना है काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में आप ये कहते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग टू डू। जी। उसके बारे में ज़रा बताएं कि हाउ कांस्टेंट यू हैव बीन। हमारी एक संस्था है वर्ल्ड पीस डेवलपमेंट एंड रिसर्च फाउंडेशन, जी। जिसके अंतर्गत हम लोगों ने तकरीबन 196 देशों को जी। जोड़ने की कोशिश की है। हर जगह पे हमारे कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेटिव वहाँ से बने हैं, जिनको हमने भारतीय कलाओं, भारतीय संस्कृति, भारतीय सोच, हमारे सनातन, हमारे देश की तौर और तरीकों जी, को जोड़ने की कोशिश की है। और लोगों को पसंद आया है, लोगों को रियलिटी पता चली है कि जो वे ऑफ लाइफ है, हमारे हिंदुस्तान का वे ऑफ लाइफ, हमारे तौर तरीके, हमारे संस्कार, वो लोगों को छूते हैं। जी। तो सिर्फ देश भर के हमारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी में नहीं, बल्कि विदेशों से जो लोग हमारी सोच को लेकर बैठे हैं, उन्हें हमने जागृत करने की कोशिश की। ऐसा हमने कोशिश शुरू की थी। और उसी के लिए जितने भी, जैसे हम लोगों ने करीब 8500 इवेंट अब तक कर डाले हैं, उनकी बायलाइन हम लिखते हैं, लव, पीस एंड यूनिटी थ्रू आर्ट एंड कल्चर। क्या बात है सर। कि कला और संस्कृति ही एक ऐसा मंत्र, मूल मंत्र है जो देश को और पूरी दुनिया को बांध सकता है। और पिछले तकरीबन 34 सालों से हम लोग इस बात को रिपीट कर रहे हैं। हमने तकरीबन 2 करोड़ लोगों को 196 मुल्कों में जोड़ा है। हम लोग, मारवा स्टूडियो खुद जो है वो एक 50,000 प्रोफेशनल की बॉडी है, जिसके अंदर हम लोगों ने फिल्म, टेलीविज़न और मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम लोगों को, तमाम देशों के लोगों को जोड़ा है। क्या बात है सर। और सर, इस पूरे जर्नी के अंदर आज हम इतनी सारी कामयाबी आपके जानते हैं, उससे वाकिफ़ है, बहुत खुशी होती, बहुत नाज होता है। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, हमें पता है कि 11th रिकॉर्ड भी बनने ही वाला है बहुत जल्द, होपफुली। और उसके ये भी बताएं कि आप जब अपनी ज़िंदगी को पीछे मुड़ के देखते हैं, कोई ऐसा लर्निंग पॉइंट आपको ऐसा लगता है कि ये मिस्टेक अगर मुझसे नहीं होती या ये गलती मुझसे नहीं होती तो शायद आई कुड हैव थोड़ा सा पहले हम इस चीज़ को जो है शुरू कर सकते थे, इस तरह का कोई भी मलाल अगर आपके? गलतियों को और हिंड्रेंसेस को तो मैंने हमेशा सीढ़ी माना है। जी। क्योंकि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको हर सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, और हर सीढ़ी के ऊपर कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुसीबत या कोई हिंड्रेंस या अनफोर्सीन सर्कमस्टेंस आपको मिल जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहले अगर आपको जो चाहिए वो दृढ़ता चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, कि मुझे अगर कामयाब होना है तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। और ये किसी भी स्टेज पे हो सकती है। आपने एक सीढ़ी पार की, आप उसे भी अपनी कामयाबी समझ सकते हैं। आप दूसरी तीसरी सीढ़ी चढ़ने के बाद भी सोच सकते हैं कि अब मुझे खुशी मिल गई है, मुझे इससे ज़्यादा क्या करना है। पर कर्म तो ऐसे हैं कि जो ख़त्म ही नहीं हो सकते। और कामयाबी तो कोई डेस्टिनेशन है ही नहीं, कामयाबी तो रास्ता है कि आपने एक पड़ाव पार कर लिया, आप अगले पड़ाव की तरफ चल पड़िए। तो आई थिंक ये सोच लेना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए मैंने कभी भी किसी मुसीबत को मुसीबत नहीं समझा, उसे समझा कि ये कामयाबी की एक मुश्किल सीढ़ी है। बिल्कुल। हाँ, अगर कोई मेरी बात को सुन रहा है और सुनना चाहता है तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आप वाकई में कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने माँ बाप की बातों को सुनिए, उनकी बातों पे गौर करिए, वो क्या कह रहे हैं। क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं, और आजकल बच्चे तो खास तौर पे मुझे सब पता है और आपको कुछ नहीं पता जैसी भाषा पे आ गए हैं। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि अगर मैं ज़िंदगी में थोड़ा सा आगे जल्दी आया, वो इसीलिए क्योंकि जो मुझे बातें मेरे पिताजी ने, मेरी माताजी ने जो बताई, वो मैंने लिख ली। क्योंकि मुझे इतना पता था कि इनका तजुर्बा जो है मुझसे 30 साल ज़्यादा है। तो मैं कम से कम उस तजुर्बे को तो हासिल कर लूँ आज, क्योंकि मुझे नहीं तो खुद 15-20 साल लगाने पड़ेंगे उसी तजुर्बे को हासिल करने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है, और ये हमारे संस्कार भी बताते हैं। तो आप
पहला पड़ाव जिंदगी का यूं ही आगे निकल जाएंगे अगर आप उनकी बातें सुन लेंगे, समझ लेंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी बात मुझे लगती है कि जिस भी संस्थान में आप हैं, लोग, मैं पढ़ना नहीं चाहता, मैं क्लास बंक कर रहा हूँ, ये टीचर बेकार है, वो क्लास ठीक नहीं है, ये जो खामा खा की जबरदस्ती गलतियां निकालने की जो नीति बन गई है बच्चों की, इससे दूर रहें। बिल्कुल, क्योंकि जो पढ़ाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, उसे ग्रैप्स कर ले। वो बताया तो जा रहा है जी, तो वो क्या होता है, ये नहीं करना वो करना है जी, उसमें बहुत सारा समय खराब होता है और हम लोग अपने ही गुरुजनों को दुरकार के और अपने आप को ज्यादा समझदार बनने की कोशिश करते हैं, वहाँ हम बहुत सारा टाइम लैप्स कर देते हैं। चाहे स्कूल है, चाहे कॉलेज है, चाहे प्रोफेशनल एजुकेशन है, उसे ग्रैप्स कर लीजिए, पकड़ लीजिए, कम से कम वो तो पकड़ लीजिए। वो आपकी कामयाबी का दूसरा कारण बन जाएगा और आप फिर एक पड़ाव जिंदगी में आसानी से आगे निकल जाएंगे। जो 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 मैं भी रोज सुनता हूँ, मैं तकरीबन 35,000 बच्चों को ट्रेन कर चुका हूँ, पिछले 32 साल से एजुकेशन में हूँ और ये बातें मैं बार बार दोहराता हूँ। जो क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हमारे बच्चे इंटेलिजेंट हुए हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने संस्कारों से दूर होते गए हैं। तो उन्हें वापस लाना, अपने सोच पे वापस उस पटरी पे लाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, जो बेसिक इंसान की सबसे ज़्यादा, किसी भी फील्ड में आप जाएं, अगर आपका बेस जो है वो सही नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल तो ये होता मैं है। अब कह सकता हूँ कि अगर मैं उनकी बातें ना मानता तो शायद मैं यहाँ ना होता। अगर मैं अपने प्रोफेशनल कैरियर तक, अपनी एजुकेशन पे अगर ध्यान नहीं देता तो हो सकता है मैं यहाँ तक ना पहुँचता। तो ये पॉइंट मैं यहाँ रख सकता हूँ। सही बात है सर। सर, इतने सारे स्टूडेंट्स को आप ट्रेन कर चुके हैं, आप एक एजुकेटर अपने आप में। मैं तो आपके इंस्टीट्यूट के बारे में कहूँ, आप खुद अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है। तो हमारी बहुत खुशनसीबी, इतनी सारी आपसे बातें सीखने का मौका मिला, हमें जानने का मौका मिला कि बिहाइंड द सीन्स और उसके पहले कैसी चीज़ें होती है, क्योंकि अमूमन लोगों को सिर्फ दे नो व्हाट इज शोन ऑन द स्क्रीन, है ना। उसके बारे में आपने बहुत सारी चीज़ें की और ये भी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एम्प्लॉयमेंट के बहुत ऑप्शंस हैं आज, बहुत ज़्यादा है। सोशल मीडिया की तरफ अगर आप चले जाए, उसके फिर इतने सब कैटेगरीज हैं। इसमें ये भी ज़रा बताइएगा कि एआई के बारे में आजकल बहुत सारी बातें होती है कि इट्स टेकिंग ओवर लॉट ऑफ थिंग्स। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि फिल्म और मीडिया, अगर हम ओवरऑल उसके बारे में बात करें, क्या होता है? देखिए कि जब भी कोई नई डिस्कवरी, इन्वेंशन होती है तो उसमें एक डर पैदा होता है इंडस्ट्री को। वो शायद डर तब भी पैदा हुआ था जब सिनेमा के बाद टेलीविज़न आया था। तो लोगों ने सोचा कि शायद अब टेलीविज़न आ गया तो सिनेमा में कोई नहीं जाएगा। अब मैं 50 साल पुरानी बात करता हूँ। फिर जब इंटरनेट आया तो लोगों ने सोचा टेलीविज़न कौन देखेगा, आज हम टेलीविज़न के लिए ही प्रोग्राम बना रहे हैं। और जब मोबाइल आया तो लोगों ने सोचा ये पिछला तो सब खत्म ही हो जाएगा। तो मोबाइल जो है वो पूरे मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का कॉम्प्लीमेंट्री बन गया। और आज इसी तरीके से जब एआई आया तो लोगों को डर तो पैदा हुआ। एआई की अपने कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस तो हैं ही, लेकिन इसके आने से आप ये कहें कि मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को झटका लग जाएगा तो ये मैं मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। जो मैं पिछले 3 साल से एआई पढ़ा रहा हूँ। शायद हिंदुस्तान में कोई और संस्थान शायद जानता भी नहीं था, लेकिन एक मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में होने के कारण, क्योंकि मीडिया से डायरेक्ट जुड़ा हुआ था पहले, तो एआई की क्लासेस लेना, एआई की किस तरीके से हम इसको एजुकेशन और अपनी इंडस्ट्री के साथ जोड़ सकते हैं, हमने 3 साल पहले शुरू कर दिया था। आज पहली फिल्म मैंने एआई पे बनाई है करीब 4 महीने पहले। शायद देश की पहली एआई फिल्म, शॉर्ट फिल्म बनके तैयार हुई। और ये यकीन आ गया कम से कम हमारे पूरे कैंपस के अंदर कि एआई हमें ले डूबेगा नहीं। एआई जो है वो हमारे फिल्म, टेलीविज़न और मीडिया के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा सहायक बनकर उतरेगा। हमारा टाइम बचेगा, हमारी सोच जो है वो पहले से ज़्यादा बड़ी होगी। और जो विजन एक लिमिटेड था, आज इसने विजन बढ़ा दिया है। बिल्कुल। अब हम ज़्यादा बड़ा सोच सकते हैं, ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा करतब दिखा सकते हैं। सीन जब प्लान होते थे तो हमें लिमिटेशन होती थी इक्विपमेंट और मैन पावर की, कि भाई हम पहाड़ी इतनी चढ़ पाएंगे। आज एआई के सहारे हम लोग एवरेस्ट घूम के वापस आ जाते हैं। तो वो जो स्टोरी हैं वो ज्यादा लुक्रेटिव, अट्रैक्टिव, फैसिनेटिंग बन जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एआई एक बहुत बड़ा सहायक होगा इस पूरी इंडस्ट्री का, और खास तौर पे सिनेमा का।
क्या बात है सर। जैसे आपने एक बार में बोला कि वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है अगर हम उसको अच्छी तरह से यूज़ करना जानते हैं, एंड देन यू हैव टू स्टडी अबाउट इट। ऑब्वियसली। ज़ाहिर सी बात है। तो इसमें ये भी होता है कि जैसे फ़र्ज़ करें आजकल पहले ये होता था कि आपको लोकेशन बाय लोकेशन जा के आपको सारी चीज़ें चेक करनी होती है। आज आप इंटरनली सब चीज़ें जो है एक्सेस कर सकते फिल्म हैं। मेकिंग स्मार्ट हो गई है। बिल्कुल स्मार्ट हो गई स्मार्ट है। हो गई है। और लोके अब तो ये है कि जी। एक जितना ये आपका खूबसूरत स्टूडियो है, जी। इसी स्टूडियो के अंदर आज आप एक फिल्म भी बना सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन फिल्म फिर दीवारें नहीं बनाएंगी, जी। ये आपको समझना पड़ेगा। आपको फिर टेक्नीशियंस की ज़रूरत है, जी, बिल्कुल। जिन्हें मशीनें ऑपरेट करनी आती हैं, जिन्हें इक्विपमेंट हैंडल करना आता है, जिनके पास विजन है, जिसके पास स्टोरी है, वो उसको फीड करता है और जी। फिर उससे उसका रिजल्ट लेना चाहता है। तो अब आपको और ज़्यादा स्मार्ट टेक्नीशियन की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट। जी, बिल्कुल। और एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट। एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, या। और सर ये भी बताएगा कि आपके अब इतने सारे आपको इतने सारे इनामात और इजाज़त से नवाजा गया है, और जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे दर्शक जानते हैं, आज आपकी स्टोरी सुन के वो ये खुद कह सकते हैं कि आपको बहुत सारे और अवार्ड्स मिलने वाले हैं। वी लुक फॉरवर्ड टू दैट। और ये भी बताएं कि आपका फ्यूचर कोई जो पर्सनली अगर आपका कोई ऑब्जेक्टिव है कि नाउ आई हैव टू रीच देयर, एक माइलस्टोन के बाद माइलस्टोन अचीव करने की भी एक आदत हो जाती है, तो ऐसा क्या आपने सोचा है? नहीं, हकीकत तो ये है कि हम लोग दुनिया की सबसे बड़ी जी। फिल्म बनाने वाली इंडस्ट्री हैं, बिल्कुल। हम फिल्म इंडस्ट्री हैं। जी। और हमारी भारत सरकार भी चाहती थी, ख़ास तौर पे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री भी चाहते थे कि देश के अंदर एक फिल्म यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, और हम लोगों ने उस पर काम करना शुरू किया है। जी। और रायपुर के अंदर 27 एकड़ के कैंपस के अंदर हमने AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, जी। एक फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी जो है वो खोल दी है। वाह। तो कोई लोग सोच रहे हों कि इंडस्ट्री पता नहीं जी, चलेगी जी। कि नहीं चलेगी, लेकिन ये मैं यकीन दिला दूं जी। कि हम एक और पहले से भी बड़ा स्टेप लेके आगे चल रहे हैं, और पूरी मीडिया और एंटरटेनमेंट को लेकर जी। एक यूनिवर्सिटी जो है वो तैयार हो चुकी है, जिसमें आप दाखिला ले सकते हैं। कोर्सेज शुरू हो गए हैं। और क्योंकि हमें पूरा यकीन है जी। कि ये इंडस्ट्री पहले से भी ज़्यादा कामयाब होगी। बिल्कुल। आप इतने सारे बच्चों का भविष्य शेप करने में आप एक बहुत आला किरदार निभा रहे हैं। इतनी खुशी होती है। आप ज़रा कोई भी अगर मैसेज, कोई भी पैगाम जो आप देना चाहेंगे आज के खासकर बच्चों के लिए, जो आज दर्शक आपको देख रहे हैं, उन्हें तो बहुत खुशी होगी सर। नहीं, मैं तो हमेशा कहता हूँ और आज फिर कहना चाहूँगा कि काम वो करिए जो आपका दिल चाहता जी। है। और अगर आपका शौक़ है, अगर आप उसको अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, तो ये हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि उसकी एक प्रोफेशनल एजुकेशन ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि एजुकेशन से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। जी। एक दफ़ा आपकी ट्रेनिंग, आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, तो मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले समय में आप इसी क्षेत्र में, मीडिया और एंटरटेनमेंट के इस पूरे क्षेत्र में अपना नाम, शोहरत, इज़्ज़त, मान, मर्यादा, पैसा सब कुछ कमा सकते हैं। लेकिन उसके लिए इस एजुकेशन का होना अत्यंत ज़रूरी है। और 2 लाइनों के साथ मैं ज़रूर ख़त्म करना चाहूँगा कि विभासित कर गगन भूतल, तिमिर को ज्योति देता चल, निराशा के अंधेरे को मिटा दे ले प्रभंजन बल। कहीं पूनम अमावस्या, कहीं उलझन, कहीं फिसलन, कहीं कांटे, कहीं पहरा कटिल बंधन। यहाँ प्रतिकूल है सब कुछ, कहीं मरुस्थल, कहीं बादल, मगर तू मुस्कुराता चल, दिशाएं हो उठे उज्जवल। मगर तू मुस्कुराता चल, दिशाएं हो उठे उज्जवल। बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत शुक्रिया सर। इससे पहले कि हम प्रोग्राम ख़त्म करें, हम एक और छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि इस पूरी जर्नी में सबसे अहम रोल होता है फैमिली का, है ना? आपके जो अजीज़ होता है, आपके करीबी जो होते हैं, उसके बारे में ज़रा बताएं कि आपको कितना सपोर्ट मिला व्हेन यू स्टार्टेड थिंकिंग कि मैंने अपनी ज़िंदगी जो है फिल्म एंड टेलीविज़न को डेडिकेट कर देना है? देखिए, मैं तो कहूँगा कि मैं तो शुक्रिया अदा ही नहीं कर सकता हमारे माता पिता जी का, क्योंकि अगर वो मुझे मोटिवेट नहीं करते, अगर वो मुझे शाबाशी नहीं देते, तो हो सकता है मैं कहीं दूसरा मोड़ पकड़ लेता, मैं लॉयर बन जाता शायद, या मैं कोई और बिजनेस कर रहा होता। लेकिन मैंने तो पहले चार्टर्ड अकाउंटेंसी शुरू की, फिर मैंने कंपनी सेक्रेटरी शुरू की, फिर मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ किया। तो वो पढ़ाई तो मैं करता चला जा रहा था, लेकिन रुख और मेरा जो शौक़ था वो इसी तरफ था। और शायद इसी तरफ मैं जब झुका, तो मेरे कभी भी पिताजी ने, माताजी ने ये नहीं कहा कि तूने पढ़ाई तो ये कर रखी है और काम तो ये कर रहा है। पढ़ने कॉलेज सुबह वो पढ़ने जाता है, शाम को तू थिएटर करता रहता है। तो वो मुझे लगता है कि ये
माँ बाप को पहचान लेना चाहिए कि मेरा बच्चा कहाँ रुख रखता है और उसे मोटिवेट करना चाहिए। तो मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ। फिर मैं तो शुक्रिया कितना करूँ मुझे समझ नहीं आता, मेरे दोनों भाइयों का, मेरी बहन का, जिन्होंने हमेशा मेरी पीठ थपथपाई, और जब भी मैं छोटा सा भी कामयाब होके आया, जहाँ थिएटर में एक्टिंग की प्रेफरेंस हुई या मैंने एक नाटक प्लान करके कर दिया, तो बहुत शाबाशी मिल जाती थी कि भाई तूने तो कमाल कर दिया। तब लगता था पता नहीं हमने कौन सी ये आसमान तोड़ के हम ले आए। तो वो छोटी छोटी जो शाबाशियाँ हैं, मोटिवेशन के जो छोटे छोटे चैप्टर होते हैं, वो आपको कामयाबी की हद तक पहुंचाते हैं। और शायद ये ज़रूरी होता है। और शायद इसी तरह बहुत कुछ स्कूल और कॉलेज में, स्कूल का मैं बहुत ही फेवरेट स्टूडेंट रहा। कोई ऐसा स्कूल का प्रोग्राम नहीं होता था, कोई ऐसा इवेंट नहीं होता था जिसमें मैं मौजूद ना हूँ। तो वो टीचर भी देखते रहते थे, यार तुम तो ना स्कूल बॉय हो, ना तुम ये हो, तुम हर जगह होते हो। तो वो एक लालसा अपने अंदर पैदा भी करनी पड़ती है हर चीज़ से जुड़ने की। और फिर जब कॉलेज में आया तो शायद मैं बड़ा भाग्यशाली था, मुझे कॉलेज में भी यही माहौल मिला। और हमारे टीचर से लेके हमारे प्रिंसिपल तक वो जब निकलते थे, भाई तू बहुत अच्छा कर रहा है, तू बहुत अच्छा कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें मुझे लगता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में एकत्र होती हैं, और आपको एक अच्छा आर्टिस्ट, आपको एक कामयाब बिजनेसमैन, आपको एक अच्छा कामयाब लॉयर, या आपको कहीं पे भी जो भी फील्ड है आपका, खास तौर पे मीडिया और एंटरटेनमेंट की अगर बात करूं, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है शाबाशी की। और आपको भी मालूम है कि आर्टिस्ट जो है वो पैसे से ज़्यादा तालियों में विश्वास करता है। बिल्कुल सही बात है। एनकरेजमेंट करने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत खुशी हुई आज आपसे बात करके। इतनी सारी खूबसूरत बातें हमें पता चली, हमें खुद, हमारे दर्शकों को, और जैसे हम आपके लिए सोच रहे, दुआ कर रहे हैं कि आपकी जो भी आने वाली आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपके एम एंड एम्बिशंस हैं, क्योंकि आप ऐसे इंसानों में तो बिल्कुल नहीं है जो कहीं पे आके ठहर जाए, अपने सक्सेस को डेस्टिनेशन माने। आप उसको एक जर्नी की तरह कंटिन्यू कर रहे हैं, वो हम सबके सामने जो है बिल्कुल वाज़े हैं। और हम चाहते हैं कि आपकी सारी तमन्नाएं, सारी आरज़ू वो बिल्कुल जल्द से जल्द पूरी हो। हम सबकी दुआएं आपके साथ है। नदीप जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए और इतना कीमती वक्त देने के लिए और इतनी सारी खूबसूरत बात। शुक्रिया तो मुझे करना चाहिए आपका कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। थैंक यू सर। थैंक यू जी। इसी जुस्तजू और तलाश में मेरी उम्र सारी गुजर गई, मैं कहाँ कहाँ से संभालता, ये कदम कदम पे बिखर गई। दोस्तों, अपनी मंजिल पाने की खातिर मेहनत करें और ख़ुद को मुसलसल आगे बढ़ाते जाएं। तलाश जारी रखें मगर ख़ुद को खोने ना दें। दोस्तों, आज का ये एपिसोड आप डीडी उर्दू के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इसी उम्मीद के साथ कि दोबारा आपसे रूबरू होंगे, इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।